नमस्कार साथियों, आप सभी का प्राइजलेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के ऊपर। मेरी क्लासेस इसके ऊपर एक क्लास मैंने ले चुका है। हमारा जो पिछला क्लास था इसी के ऊपर हुआ था। आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन कल हमारा जो टॉपिक हुआ था उससे जस्ट आगे आज हमारी बात होने वाली है मेरे भाई। तो हम लोग बात कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि द्रव तथा विकिरणों की द्वि प्रकृति पर। तो मेरे भाई, हम लोग इसमें कल देखे थे कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी देख लिए थे। तो आज हमारी बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ऊपर होने वाली है। चलिए चलते हैं, हम समय गवाए बगैर बात करते हैं हम लोग अपने आज के मेन टॉपिक पर। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई, हम आपको पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाएं एक बार उसको भी मैं आपके सामने रिकैप कर देता हूं। हम लोग का जो पिछला क्लास हुआ था वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हुआ था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखे थे कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, यानी कि प्रकाश की द्वि प्रकृति का क्या मतलब है, किसको हम कहते हैं कि प्रकाश की द्वि प्रकृति किसे कहा जाए। ठीक है, इन सभी तमाम चीज़ों को देखे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी देखे थे। ठीक है, तो हम लोग कल देखे थे कि विकिरणों की द्वि प्रकृति का क्या मतलब होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आज हमारी बातें आगे होने वाली है मेरे भाई, तो इस पर चर्चा मुझे करना नहीं है। और हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाया था, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग बातें कही थी, जिसमें से हम लोग हार्टज को देखे थे कि हार्टज ने क्या बताया था। उसके बाद हार्टज के बाद आए थे कौन मेरे भाई, उसके बाद आए थे हॉलवेज। ठीक, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस किए थे। ठीक, तो हम लोग देखे थे कि हार्टज क्या बोले, तो उसके बाद हॉलवेज ने क्या बोला, इसके बाद जे थॉमसन आए थे, उसके बाद लेनार्ड आए थे। ये सभी लोग अपने अपने मत दिए थे, और लास्ट में जो 1900 में लेनार्ड आया था, उन्होंने एक्चुअल में एग्जैक्ट रीजन बताया था कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्यों होता है, किसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपने देखा कि लेनार्ड ने कैसे सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। ये सभी चीज़ों को हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे भाई, सो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, ताकि आज का आपको क्लास समझ में आए कि बातें कहाँ से हो रही, क्यों हो रही। क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई हमारे बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई देगा। और आने वाले आगामी जो हमारा एग्जाम होने वाला है आपका फरवरी में, वहाँ भी आपको इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे मेरे भाई। इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पूरी तरीके से समझाने का प्रयास मैं करूंगा यहाँ पर, ताकि आपके बोर्ड में यहाँ से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो मेरे भाई, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो हम बढ़ने वाले हैं आज। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, कल एनिमेशन के माध्यम से सभी चीज़ों को देखे थे। आज हमारी बातें होगी हार्टज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि आज हम बात करेंगे हार्टज और लेनार्ड के प्रयोग पर। तो ये हार्टज और लेनार्ड ने प्रयोग किया, तो बात होता है सर क्या चीज़ पर प्रयोग किया है इन्होंने, कैसा प्रयोग किया, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सन 1900 में। तो 1900 में जब लेनार्ड आए थे तो उन्होंने बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही डीपली जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने ये देखना चाहा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी किसी भी धातु की प्लेट से, सतह से जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनकी गतिज ऊर्जा किन बातों पर निर्भर करती है, और उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस चीज़ पर निर्भर करती है। और आपने देखा होगा कि जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो वहाँ पर एक क्या होता है, एक प्रकाश विद्युत धारा बहने लगती है पूरे के पूरे सर्किट में। तो ये जो विद्युत धारा है इसकी वैल्यू किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी मिला जुलाकर इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इमिशन होता है वहाँ जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है और वहाँ से उत्पन्न होने वाले विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो कौन कौन से फैक्टर है जो इन दोनों चीज़ को इफेक्ट करने वाले हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है और बताने का प्रयास किया है। और इन्होंने इसके लिए अलग अलग मटेरियल का यूज किया है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग मटेरियल को देखा कि अगर हम मटेरियल चेंज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे उत्पन्न विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ इन्होंने अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को भी इस मेटल के प्लेट पर डाला, और वहाँ से इन्होंने अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश का भी अध्ययन किया कि तीव्रता किस प्रकार से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। और उसके बाद आवृत्ति को भी इन्होंने अलग अलग आवृत्तियों का भी यूज किया है। ये सभी
चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से देखने वाले हैं। तो चलिए देखने से पहले हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले हम उनके ऑपरेटर्स की, यानी कि उन्होंने कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए थे। यानी कहने का मतलब कि उनका पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किस प्रकार के सर्किट डायग्राम का यूज किया है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा पूरा इनका एक्सपेरिमेंट सेटअप को देखें पहले कि सेटअप में क्या क्या चीज़ें इन्होंने यूज किया है। तो आइए ये रहा उनका पूरा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस सेटअप में उन्होंने एक कांच की क्या लिया, एक नलिका लिया है और इस नलिका में एक क्या होता है, क्वार्क विंडोज लगा होता है। इस क्वार्क विंडोज के सामने कैथोड प्लेट रखा होता है। कैथोड प्लेट क्या होता है मेरे भाई, कैथोड प्लेट जो निगेटिव प्लेट होता है इलेक्ट्रोड के अंदर उसको बोलते हैं कैथोड प्लेट। और इसी कैथोड प्लेट पर उन्होंने अलग अलग मटेरियल का प्लेट रखकर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, ठीक ना। इस क्वार्क विंडोज के जस्ट सामने हमारा क्या होता है, कैथोड प्लेट होता है, ताकि इस कार्क से होकर आने वाली लाइट सीधे प्लेट पर पड़ सके। और उसने दूसरा प्लेट लिया एनोड का जो कि पॉजिटिव प्लेट होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को वो बाहर एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं और उस बैटरी के साथ उन्होंने इसको एक वोल्ट मीटर और एक ए मीटर के माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास किया है। ये पूरा का पूरा उनका सेटअप है। जो वोल्ट मीटर है ये इन प्लेटों के बीच वोल्टेज चेंज करने के लिए हमारा महत्व है, ठीक ना। जो वोल्ट मीटर है ये दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो ए मीटर है इस पूरे के पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट उत्पन्न होगा इस पूरे के पूरे कांच के अंदर, वो करंट कितना है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम माइक्रो ए मीटर का यूज किया गया है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक परिवर्ती प्रतिरोध है। परिवर्ती प्रतिरोध का काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज को परिवर्तन करना। ये इनका पूरा का पूरा आप देख रहे हैं पूरा सेटअप डायग्राम है, ठीक ना। इस सेटअप डायग्राम के माध्यम से उन्होंने अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश को डाला, उसका स्टडी किया कि अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश की वजह से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे उत्पन्न होने वाली जो विद्युत धारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ से उन्होंने अलग अलग आवृत्ति का भी प्रकाश डाला है, उस अलग अलग आवृत्तियों का भी अध्ययन किया इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो ये सभी चीज़ें हैं मेरे भाई, ये पूरा का पूरा उनका आपको मैंने समझा दिया कि उनका सेटअप क्या है। इस सेटअप को ही हमें बार बार ध्यान देना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर किया है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया कि जो हार्टज और लेनार्ड हैं इन्होंने क्या किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर अनेक प्रयोग किए। इन्होंने इस प्रयोग के लिए अलग अलग धातुओं के प्लेट का यूज किया है और साथ ही साथ उन्होंने इन प्लेटों पर अलग अलग आवृत्ति तथा अलग अलग तीव्रताओं का प्रकाश डाला और उसके बाद इन प्रत्येक दशाओं में उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का अध्ययन किया और उससे उत्पन्न होने वाली जो हमारा प्रकाश विद्युत धारा है उसका भी इन्होंने स्टडी किया। आई होप आपको बातें समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पर स्टडी करने का प्रयास किया है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करने के बाद बताया है कि ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो पहला चीज़ तो इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे हमारी तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। इसके लिए उन्होंने एक अच्छा सा एक डायग्राम भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ग्राफ बता रहा है आपका क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उत्पन्न हुई धारा तथा हमारे जो प्रकाश की तीव्रता है उसके बीच संबंध को। यहाँ पर मैंने बताया कि प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, यानी कि हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो प्रकाश की तीव्रता पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है। तो आइए इस हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे इस ग्राफ पर। तो मेरे भाई ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं ये ग्राफ किसके बीच खींचा गया मेरे भाई, ये ग्राफ खींचा गया है आपका यहाँ पर ये जो लाइन है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला जो लाइन है वो आपका वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये जो एक्स एक्सिस है वो वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है और वाई एक्सिस उससे उत्पन्न होने वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तीव्रता I1, I2 और I3 अलग अलग तीव्रताओं के अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश के लिए करंट की वैल्यू क्या है मेरे भाई, अलग अलग है, ठीक है ना। जिसकी तीव्रता ज़्यादा है मेरे भाई उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान ज़्यादा है।
इससे यह पता चलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला बात तो आपको यही समझना है, पहला बात ये समझना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक है मेरे भाई, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा जो है, प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा जो है वो समानुपाती होता है किसके? आपतित प्रकाश की तीव्रता के, आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें हमें समझाने का प्रयास किया है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जैसे से बढ़ती है, हमारा फोटो करंट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा बढ़ता है। इस ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो I1 है वो सबसे कम है, इसलिए I1 के लिए करंट देख रहे हैं यहाँ मिल रहा है, और I2 I1 से ज़्यादा है तो उसके लिए करंट भी यहाँ मिल रहा है। ऐसे ही I3 सबसे अधिक है तो उसके लिए करंट भी यहाँ सबसे अधिक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये किसी गिवन, किसी दिए गए एक धातु के प्लेट तथा आवृत्ति को कांस्टेंट रख करके ये ग्राफ खींचा गया है। यानी कि ये ग्राफ कब खींचा गया है? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड फोटोमेटल। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो प्रकाश धातु है और प्रकाश की जो आवृत्ति है वो दोनों कांस्टेंट है, तब उस समय जब हम तीव्रता को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ जाता है। ये कंडीशन है, ये बातें उन्होंने बताया है कि चीज़ें कब अप्लाई होती है, जब हमारा क्या हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और फोटो मेटल क्या हो, कांस्टेंट। यानी कि जो मेटल यूज किया गया था वहाँ पर कैथोड के ऊपर, अगर वो ना बदले और उस पर गिरने वाली प्रकाश की आवृत्ति ना चेंज हो तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ये बातें लेनार्ड और हॉयटज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको बातें समझ में आ गया कि जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, यानी कि तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। ये बातें यहाँ बताई गई है। आइए चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं अगला क्या है। तो मेरे भाई अगला है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी कि अब फ्रीक्वेंसी को बदला जाएगा, अब इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दिया जाएगा। तो यानी कि ये पूरी कहानी जो हो रही है वो किस पे हो रही है? एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड फोटोमेटल। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो प्रकाश धातु है और गिरने वाली प्रकाश की तीव्रता जब कांस्टेंट होती है तब ये देखा गया कि जैसे जैसे इसके हम लोग क्या करते हैं, आवृत्ति को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे इसके हम लोग आवृत्ति को बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर फोटो करंट का मान भी क्या हो रहा है मेरे भाई? बढ़ रहा है। वैसे वैसे फोटो करंट का मान बढ़ जा रहा है। आप देख पा रहे हैं वैसे वैसे फोटो करंट का मान बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है मेरे भाई, यानी कि आपतित, ठीक ना, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति
आवृत्ति जो है वो समानुपाती होता है किसके मेरे भाई? समानुपाती होता है प्रकाश विद्युत धारा के, प्रकाश वैद्युत धारा के, वैद्युत धारा के। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। इसको भी इस ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये आपको किसको इंडिकेट कर रहा है? ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ये वाली जो लाइन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग है। जैसे से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मेरे भाई वैसे वैसे क्या है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि अगर हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी मेरे भाई तो वहाँ से आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा I बराबर NE/T, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और E जो होता है फंडामेंटल चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है मेरे भाई, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ता है। इसका मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं अगला पॉइंट उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया। अगला है देहली आवृत्ति। आइए हम लोग बात समझ लेते हैं कि देहली आवृत्ति क्या होता है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात होता है तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हर एक फ्रीक्वेंसी पर धातुओं से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है। यानी कि किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर उससे भी कम अगर हम आवृत्ति का प्रकाश उसके ऊपर डाल रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कतई नहीं निकलेगा मेरे भाई, भले तीव्रता चाहे जितना हो जाए। तीव्रता चाहे जितना हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी उत्सर्जित नहीं होता है। तो वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो रहा है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, वह मिनिमम यानी कि न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही बोला गया क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब देहली आवृत्ति। आई होप बात समझ में आ गया, क्योंकि इससे कम अगर हम आवृत्ति दे देते हैं किसी भी मेटल पर, भले उसकी तीव्रता कितना भी रहे, यहाँ से कभी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ बातें आप समझ लीजिएगा। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इसके बारे में समझिए, ठीक है ना। यानी कि जो देहली आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस पर किसी धातु की प्लेट से, किसी धातु की प्लेट या सतह जो भी बोल सकते हैं, प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, ठीक है ना, प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है मेरे भाई, होता है, वो देहली आवृत्ति कहलाती है। इसको आपको समझना, यानी कि ये जो आवृत्ति है वो मिनिमम आवृत्ति होता है जिस पर किसी धातु को प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है। अगर इससे कम आवृत्ति रखी जाती है तो धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, भले तीव्रता कितना भी हो जाए। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे भाई, इस बात को भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप ये बातें समझ सकते हैं कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की
तीव्रता, सॉरी तीव्रता नहीं आवृत्ति मेरे भाई, क्योंकि हमारी बात आवृत्ति हो रही है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति, वो न्यूनतम आवृत्ति क्या मेरे भाई? देहली आवृत्ति, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देहली आवृत्ति से कम होता है, देहली आवृत्ति से कम होता है तो एक मिनट मेरे भाई, कम होता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। उससे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे तीव्रता कितना भी अधिक हो जाए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। अगर किसी भी प्लेट के ऊपर आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है देहली आवृत्ति से कम है, तो वहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कभी नहीं होगा, चाहे आप तीव्रता को कितना भी बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मिनिमम आवृत्ति होता है जिससे किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई कि देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति का न्यूनतम आवृत्ति होता है जिस पर किसी धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है या प्रारंभ होता है। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु के प्लेट पर गिराई जाती है तो उस धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा, चाहे तीव्रता कितना भी बढ़ा लिया जाए। ठीक है, तो तीव्रता के बारे में यहाँ पर बातें तभी होती है जब हमारी जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति हो या तो उससे थोड़ा अधिक हो, तभी यहाँ पर तीव्रता का प्रभाव दिखाई देता है। अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो यहाँ तीव्रता का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मेरे भाई, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला मेरे पास है क्या? विरोधी विभव, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो कट ऑफ पोटेंशियल। ये जो विरोधी विभव, वो विरोधी विभव क्या होता है इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इस विरोधी विभव को समझने के लिए हम एक बार इनके सेटअप की तरफ ध्यान देते हैं मेरे भाई। समझिए, ये उनका सेटअप है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनोड और कैथोड लगाया गया है। तो आइए एक बार हम इस एक्सपेरिमेंट को देखने का प्रयास करते हैं। आइए इस सेटअप पर विचार करते एक बार, इस सेटअप पर विचार करते हैं और यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड लगाया गया है, कैथोड और एनोड। इसी कैथोड के ऊपर क्या है, आपकी लाइट फॉल की जा रही है। अब इस कैथोड के बीच में आपका विभव लगाया गया है, ठीक है, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर। जब विभवांतर उत्पन्न हो गया इसका मतलब कि इन दोनों प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है इज इक्वल टू वी बाई आर, आप लोगों ने पढ़ रखा है। यानी कि जब इनके बीच में सर विभव है तो इतने बीच की दूरी में आपका विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र पैदा होगा तो जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके ऊपर क्या लगता है मेरे भाई, बल लगता है। विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई आवेश है, कोई चार्ज है तो उसके ऊपर बल लगता है। ठीक है मेरे, F बराबर Q इंटू ई, इतना बल लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ये बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर एक निगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेरे भाई। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा और ये इधर की तरफ क्या आएगा, खींचा चला आएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। कब, जब यहाँ पर क्या हो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट है। आपको पता जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है मेरे भाई यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है।
इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो अब समझिए कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर अगर हम विभव का मान कम करते जाएं, विभव का मान हम कम करते जाएं, तो धीरे धीरे जब विभव कम होगा मेरे भाई तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। जब विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो इनके ऊपर लगने वाला बल कम हो जाएगा, यानी कि जब बल कम होगा तो इस प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति यहाँ पहुँचने में कम हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉनों की गति कम हो गई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पहुँचेंगे कम समय में, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम जब पहुँचने लगे तो आपको पता है I बराबर क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है कि I बराबर होता है NE/T। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी मेरे भाई तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम इस वोल्टेज का मान धीरे धीरे कम करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि अब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचना बंद कर देता है, तो वह न्यूनतम वोल्टेज ठीक है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉनों का गति क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गति ही नहीं कर पाते हैं, वह न्यूनतम वोल्टेज या वह कम से कम या ऋणात्मक वोल्टेज, ऐसा कह सकते हैं कि ऋणात्मक वोल्टेज जिस पर ये इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ही होता है वह न्यूनतम विभव जिस पर इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की गति रुक जाती है उस विभव को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। आई होप अब आपको बातें समझ में आ गया होगा। आइए चलते अपने मेन टॉपिक के ऊपर, उस पर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो मेरे भाई आइए देखते हैं, हम अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। तो आई होप आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस फिगर में आप लिख लीजिएगा। यानी कि वह न्यूनतम या ऋणात्मक विभव जिस पर कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति शून्य हो जाती है अथवा इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, या फिर हाँ लिख सकते हैं शून्य हो जाती है, बस ये लिखिए, शून्य हो जाती है, उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, हो जाती है निरोधी या इसको बोलते हैं संस्तब्ध, ठीक है ना, संस्तब्ध विभव कहलाता है, ठीक है। ये है आपका कट ऑफ वोल्टेज का डिफिनेशन। यानी कि वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति रुक जाती है, यानी कि उनकी गति जीरो हो जाती है, उस वोल्टेज को क्या कहेंगे हम लोग, कट ऑफ वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरे भाई वो निगेटिव नेचर का ही होता है, क्योंकि जब हम लोग निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक बार मैं फिर से आपको उस पूरे के पूरे सेटअप के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आपको मैं इन सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था। तो इस सेटअप को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इनके बीच में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूँ, यानी कि निगेटिव वोल्टेज का मतलब अभी वोल्टेज पॉजिटिव है, इधर से इधर की तरफ है, अगर ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है मेरे भाई, नेगेटिव चार्ज, और ये प्लेट भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन पैदा हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण होने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं, यहाँ ये आ रहे हैं और इधर ये नेगेटिव चार्ज है ही, तो इनके ऊपर क्या हो जाता है, एक प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुँच पाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुँच पाते हैं तो सर्किट पूरा नहीं होता है और करंट नहीं फ्लो करता, करंट जीरो हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस कट ऑफ वोल्टेज पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी अगर पहुँचना चाहें तब भी वो नहीं पहुँच पाते हैं मेरे भाई।
तो यानी कि यहाँ से हमें ये बात पता चल जाता है कि जो कट ऑफ वोल्टेज है, इस कट ऑफ वोल्टेज पर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो अपने काइनेटिक एनर्जी से कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो उसके पास एनर्जी होगा जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर हम लोग निगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तभी तो आ रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि ये वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ पाता है, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है जिसके पास अधिकतम काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी कि इस कट ऑफ वोल्टेज के माध्यम से हम उस इलेक्ट्रॉनों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते अपने मेन टॉपिक पर। तो मेरे भाई आई होप आपको बातें समझ में आ गया कि जो कट ऑफ वोल्टेज है वो क्या है। तो वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रुक जाते हैं, उनकी गति जीरो हो जाती है। अब गति जीरो क्यों होती है, क्योंकि जब हम ये निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो हमारा कैथोड है वो पॉजिटिव हो जाता है और एनोड नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ें लेनार्ड ने बता रखा था 1900 के आसपास में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और वहाँ पर आपके एनोड के पास भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बाद होता है क्या, नेगेटिव रिपल्सन पैदा हो जाता है, प्रतिकर्षण पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाता, उसी जगह आकर रुक जाता है और वो जैसे ही रुकता है पूरा का पूरा करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, आइए, आई होप आपको बातें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या चीज़ होने वाला था। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत कार्यफलन। प्रकाश विद्युत कार्यफलन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या है, ये समझना पड़ेगा मेरी बात। तो मेरे भाई आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो वर्क फंक्शन है वो क्या होता है, कार्यफलन की बात करते हैं हम लोग। वर्क फंक्शन, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, ठीक, वर्क फंक्शन की बात करते हैं। तो मेरे भाई समझिए कि मान लीजिए कोई आपके पास धातु की प्लेट है, ये आपके पास कोई धातु की प्लेट है, ये आपके पास कोई धातु की प्लेट, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे भाई, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरे पड़े हुए हैं क्योंकि मेटल है मेरे भाई, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली होगा। ठीक, जब यहाँ से कोई रेडिएशन यानी कि लाइट आती है, फॉल करती है, यहाँ से जब कोई लाइट आकर इस पर फॉल करती है तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भागेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो यही तो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सतह तक आने में कुछ एनर्जी का खर्च किया होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये h म्यू एनर्जी मिला, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या किया उन्होंने, इस पोजीशन को छोड़कर इस सरफेस तक आने में खर्च किया होगा। जैसे ही सरफेस पर आता उसके बाद वो भागना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो कि सरफेस के अंदर है वो एनर्जी लेकर सरफेस तक पहले आता है और सरफेस के बाद वो भागना स्टार्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊपर आने में, इलेक्ट्रॉन द्वारा सरफेस तक आने में जो ऊर्जा खर्च की जाती है, इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के पृष्ठ तक आने में जो ऊर्जा खर्च की जाती है उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे हम लोग, वर्क फंक्शन कहेंगे। यानी कि अगर h म्यू एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दिए हैं तो इस h म्यू का कुछ भाग वो क्या करेगा, सरफेस तक आने में खर्च करेगा, बाकी वो आगे गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च करेगा। क्योंकि आगे जब ये भागेगा तो इसके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगा मेरे भाई। इसके बाद अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो पूरी की पूरी एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मिली हुई है, ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी का कुछ भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में खर्च होता है, बाकी की जो बचा हुआ ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का सतह तक आने में जो एनर्जी खर्च हुआ है उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग क्या, कार्यफलन, यानी कि वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें मेरे भाई तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी
इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक, धातु की सतह तक आने में खर्च किया गया ऊर्जा, ठीक ना, उसका कार्यफलन कहलाता है, ठीक ना, उसका ये कार्यफलन कहलाएगा। और इस कार्यफलन को मेरे भाई W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इससे W से प्रदर्शित करते हैं, इससे W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ये जो h म्यू एनर्जी मिली है, ठीक है ना, ये जो h म्यू एनर्जी मिली है, इसका कुछ भाग किसके रूप में खर्च हो जाएगा, कुछ भाग इसके वर्क फंक्शन के रूप में खर्च हो जाएगा। जो बचा हुआ एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा मेरे भाई, इसको आप ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये W है, यही क्या है मेरे भाई, यही आपका वर्क फंक्शन हो जाता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। आई होप आपको वर्क फंक्शन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया है, अब ये जो ग्राफ है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेस पर है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग मेटल लिया गया है, मेटल ए और मेटल बी, और मेटल ए के लिए फ्रीक्वेंसी ये है और मेटल बी के लिए फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है ना। और ये उसका क्या मेरे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब हुआ न्यूनतम विभव जिस पर क्या होता है, उस सजित इलेक्ट्रॉन की गति रुक जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस मेटल के लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है, और जबकि इस मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है। यानी कि अलग अलग मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, यानी कि निरोधी विभव का मान क्या होता है मेरे भाई, अलग अलग होता है। यानी कि जो निरोधी विभव है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होता है, इसको भी आप ध्यान दीजिए, ठीक। तो आइए, आई होप आपको ये पहले तो समझ में आ गया कि ये वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि जब कभी किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा परावैगनिक किरणें गिरती हैं, तो जो परावैगनिक किरणें होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो h म्यू होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान्स बोलते हैं। तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन करें, ये जो प्रकाश है वो फोटान्स के फॉर्म में चलती है और एक फोटान की एनर्जी h म्यू होती है। और जब ये फोटान किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरते हैं तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी देते हैं। तो ये जो h म्यू एनर्जी वाला फोटान्स यानी कि प्रकाश आया, इस इलेक्ट्रॉन पर टकराया, तो अपनी पूरी एनर्जी क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो इस एनर्जी का कुछ भाग इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसके सरफेस तक आने में खर्च होता है, तो कुछ भाग यहाँ से इसको आगे गति करने में खर्च हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से अपने सरफेस तक आने में जो एनर्जी खर्च करना पड़ा है वही क्या है, इसका कार्यफलन कहलाएगा, वही इसका वर्क फंक्शन कहलाएगा। मेरे भाई मैंने इसका डिफिनेशन भी लिख दिया है ताकि आप इत्मीनान से अपना नोट्स तैयार कर सकें, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे सब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश उत्सर्जन के नियम, यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उसके क्या क्या नियम है, किस किस कंडीशन के वजह से ये हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है, प्रकाश उत्सर्जन दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके कुछ कंडीशन है, कुछ नियम है। हमेशा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देगा, जैसा कि लेडान और हर्टज ने एक्सपेरिमेंट में आपको बताया है कि अगर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का प्रकाश अगर आप किसी धातु के प्लेट पर डाल रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कतई नहीं होगा मेरे भाई, चाहे आपकी तीव्रता कितना भी हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं, उन सभी नियमों को पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि प्रकाश उत्सर्जन के नियम के बारे में बताइए,
ठीक है। तो आपको यही पॉइंट 5-6 पॉइंट जो है उसको आपको लिखना पड़ता है। तो आइए ये सभी चीज़ें हम लोग पीछे देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। जो अभी हमने लेनार्ड और हॉयटस का एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हम लोग प्रकाश उत्सर्जन की निर्भरताओं को देखे हैं, उसके प्रभाव को देखे हैं, वही सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट यानी कि पहला नियम क्या कहता है मेरे भाई कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। मेरे भाई यही आपने पढ़ा है कि जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है, यानी कि जिस दर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही हैं वो किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। यानी कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब यही है रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट। आई होप आपको बात क्लियर होगा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। यानी कि ये जो हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है और ये पहला पॉइंट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। दूसरा नियम क्या कहता है मेरे भाई? दूसरा नियम कहता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है कौन? ये काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की। ठीक है ना, ये जो गतिज ऊर्जा है वो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। तीव्रता चाहे जितना भी हो उसके गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो गतिज ऊर्जा होता है मेरे भाई इसकी वैल्यू होती है आपका E इंटू वी नॉट। ये जो वी नॉट होता है मेरे भाई इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है मेरे भाई? ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का आपका फार्मूला है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है ए वी नॉट, इसमें कहीं तीव्रता का बात हुआ है नहीं। इसका मतलब क्लियर है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आइए चलते तीसरे पॉइंट पर मेरे भाई। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे इसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पर कहा गया है। अर्थात आवृत्ति के बढ़ने पर इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है मेरे भाई। ठीक है ना, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान जिसको देहली आवृत्ति बोला जा रहा है, अगर इससे कम है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है ना, और ये जो आपका देहली आवृत्ति है वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग धातुओं के लिए ये अलग अलग होता है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश के धातु पृष्ठ पर, यानी जो प्रकाश है इसको धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यानी कि जैसे ही प्रकाश धातु के प्लेट में गिरता है वैसे ही तुरंत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलना आरंभ कर देते हैं। उसमें कोई भी टाइम टेकिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पहले क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो प्रकाश आई उसको अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद वो धीरे 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 भाग रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि जैसा ही प्रकाश गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। ये बातें यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक ना, देहली आवृत्ति से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक, तो ये हमारे प्रकाश उत्सर्जन का नियम है। ये पांचों के पांचों नियम आपको लिखना है मेरे भाई बोर्ड के एग्जाम में। तो ये पांचों के पांचों नियम आप ध्यान से देख लीजिए, और ये सभी के सभी मैंने एक्सपेरिमेंट में भी दिखा दिया है आपको। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मेरे भाई अब बात करते हैं तरंग सिद्धांत की विफलताएं।
यानी जो तरंग सिद्धांत है आखिर ये फेल क्यों हो गया। ये भी पूछा गया सवाल है कि तरंग सिद्धांत की फेल्योर के बारे में बताइए कि तरंग सिद्धांत का फेल्योर क्या क्या रहा है, आखिर तरंग सिद्धांत क्यों फेल हुई। ठीक है ना, जब तरंग सिद्धांत फेल होती है तो वहां पर एक नया सिद्धांत आता है जिसका नाम है, क्या नाम है मेरे भाई, क्या नाम है, विद्युत चुंबक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, यहाँ पर यह नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बातें चलने लगती है जब ये फेल हो जाता है तब। अब ये फेल क्यों हुई, हमें यही ध्यान देना है कि जो हमारा वेब, ठीक है ना, जो मेरा वेब थ्योरी है वो फेल क्यों होती है। तो फेल्योर ऑफ वेब थ्योरी की बातें करना है। तो आइए इसके फेल्योर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं, इन तीनों कारणों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेब थ्योरी है वो फेल हो जाती है। तो इसका पहला कारण आपके सामने है, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश तरंगों, ठीक है ना, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में है, प्रकाश तरंगों के रूप में है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंगों का आयाम और तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर प्रकाश तरंग के रूप में है तो जब उसकी तीव्रता बढ़ाएंगे मेरे भाई तो उसका आयाम भी तो बढ़ेगा, उसका आयाम भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब आयाम बढ़ेगा तो उसके के द्वारा एब्जॉर्ब एनर्जी भी बढ़ जाएगी, उसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी, यानी कि संचित ऊर्जा भी बढ़ जाएगा, उसका जो स्टोर एनर्जी जो स्टोर किया उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं देखा गया है। ये भी एक कारण था। दूसरा कारण क्या है मेरे भाई, दूसरा कारण है कि ये जो तरंगे हैं जब धातु के पृष्ठ पर गिरती हैं तो गिरने पर धातु के इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगी। अधिक ऊर्जा जब प्रदान करेंगी तो उससे क्या होगा, जिससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। परंतु यह प्रायोगिक तथ्यों के विरुद्ध है, ये प्रायोगिक तथ्यों के विरुद्ध है। यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि यदि ये जो तरंगे हैं धातु के पृष्ठ पर गिरेंगी तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा और उसकी जो ऊर्जा है वो अधिक होगी। ठीक है ना, उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा उसको, और जब अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा हो जाता है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो मैंने अभी आपको लिखवाया है E/V0, ये जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ जाएगा। जबकि गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे इस टॉपिक पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। ये भी उसके फेल्योर का एक कारण माना जाता है, ये भी उसके फेल्योर का एक कारण माना जाता है कि यह तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर दूसरा पॉइंट मेरा क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति है कुछ भी हो, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कुछ भी हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होने चाहिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होने चाहिए, चाहे तरंग की आवृत्ति कुछ ना कुछ भी हो, चाहे वो देहली आवृत्ति से अधिक हो चाहे देहली आवृत्ति से कम हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, उसकी वजह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए, बशर्ते प्रकाश में इतनी तीव्रता हो जिससे कि वह धातु के इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, धातु के इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। तीव्रता चाहे जितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस प्रकाश क्या उसको इतना ऊर्जा दे दे कि वहाँ से वो निकल जाए। ठीक है ना, वहाँ से वो निकल जाए। लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह बात सही माना नहीं गया है, यानी कि प्रायोगिक रूप से यह सत्य नहीं है। ठीक है ना, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम हो जाती है तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं होते, जो कि ऐसा होना चाहिए था। ठीक है ना, ये भी इसका एक फेल्योर हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है, प्रकाश तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को न मिल करके प्रकाशिक क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में वितरित होगी। ये बातें कहा जाता है कि यानी कि जो प्रकाश जो सतह पर गिरती है, सतह पर गिरने के बाद वो अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ना दे करके उस सतह पर स्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हो सबको एक समान रूप से वितरित कर देनी चाहिए, ये कहता है तरंग सिद्धांत। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश की जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है। जबकि यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में है तो वो जहाँ पर गिर रही है उस सतह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से एनर्जी उसको प्रदान करना चाहिए, लेकिन वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दे देता है। ये बातें यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है कि
फिर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकाश तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को न मिल करके प्रकाशिक क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में वितरित होगी। अतः इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगेगा। आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे प्रकाश गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जबकि यहाँ पर इस थ्योरी के अनुसार यह जरूर होना चाहिए था कि अगर प्रकाश किसी धातु के प्लेट पर गिरी है तो इलेक्ट्रॉन जब उस एनर्जी को स्टोर करेंगे, संचित करेंगे, तो उसको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, उसके बाद वो निकलेंगे ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा नहीं गया, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है कि ऐसा नहीं हुआ, परंतु प्रयोगों में ये इसके अनुसार धातु प्रकाश से गिरते ही लगभग 10⁻⁹ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं प्रकाश के गिरते ही। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये इसकी फेल्योरिटी को बताती है, इसकी विफलताओं को बताती है, जबकि ऐसा होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटली ऐसा दिखा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इसका फेल्योर है मेरे भाई। इस प्रकार से आपने आज के टॉपिक को क्लियर किया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने हर्ट्ज और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट पढ़े, उस एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले हम लोग प्रकाश उत्सर्जन के नियम को देखें, और उसके बाद ये जो हमारा वेव थ्योरी है वो फेल क्यों हो गई उसके पीछे के कारण को जान लिए। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है मेरे भाई, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अभी आपको लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता मेरे भाई। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके एग्ज़ाम को धार देने के लिए एकदम आपके साथ खड़े हैं मेरे भाई। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना समझाना आपको जरा भी बेनिफिशियल लग रहा है मेरे भाई, सो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को अपने तमाम मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके, वो बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके मेरे भाई। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।